नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं साल 2022 की। साल 2022 भारत के लिए बेहद उथल पुथल भरा साल रहा। कोरोना लहर के खौफ से उबरकर जिंदगी को पटरी पर लाने में 2022 ने बेहद मदद की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया तो बहुत कुछ लेकर भी चला गया। लता मंगेशकर हमसे दूर चली गईं, समाज में दूरियां बढ़ती दिखीं तो अर्थव्यवस्था भी साल भर संघर्ष करती रही। न्यायपालिका की बात करें तो लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करती हुई वो प्रहरी के रूप में हमारे सामने रही। तो बहुत सारी अच्छी खबरें भी लेकर आया था 2022। G20 की अध्यक्षता से लेकर 5G की शुरुआत तक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज से लेकर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तक, कुल मिलाकर विसंगतियों और विरोधाभासों से भरा साल रहा 2022। समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और न्यायपालिका में पिछले पूरे साल में क्या क्या अहम घटनाएं हुई, उनकी वजह से भविष्य के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब पर नजर डालते हैं आज हमारे अपने इस विशेष कार्यक्रम में। तो सबसे पहले देश की राजनीति की बात करते हैं और अगर हम राजकाज की बात करें तो राजकाज ठीक है तो कुल मिलाकर सब ठीक ठाक ही है। लेकिन राजनीतिक देश की प्रक्रिया कैसे चलती है और राजनीति देश की दिशा कैसे तय करती है, ये सब कुछ इस साल में हमें देखने को मिला। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था राजनीति का अनुसरण करती दिखाई पड़ी। कम से कम 2022 में तो इतना साफ हुआ कि ये साल विचारधाराओं के संघर्ष का साल रहा। एक तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति हावी रही तो दूसरी तरफ सर्वसमावेशी राजनीति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आई। 2024 में मंडल बनाम कमंडल के टकराव की तैयार होती जमीन का भी गवाह है 2022। नेताओं को विवादों का साथ मिलता रहा तो कई राज्यों की राजनीति में भूचाल आया। राजनीतिक दलों में टूट से लेकर सत्ता के समीकरणों में बदलाव के लिए भी याद किया जाएगा ये साल। तो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय पटल पर उभरने के लिए भी पहचाना जाएगा 2022। इसके अलावा इस साल में देश में जितने भी चुनाव हुए उनमें भावी भारत के रूप स्वरूप का प्रतिबिंब भी कैसे आभासित हुआ, ये देखने लायक था। देखते हैं देश की राजनीति में 2022 में आए बड़े बदलाव और अहम घटनाएं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी वजह क्या थी और आगे की तस्वीर कैसी दिखती है। लोकतंत्र में चुनावी सफलता को किसी भी राजनीतिक दल की कामयाबी का पैमाना माना जाता है। 2022 चुनावों का साल रहा। इस नजरिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता उनके कार्यकाल के 8वें साल में भी बरकरार नजर आ रही है। इस साल हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर अपनी सत्ता बरकरार रखी। पंजाब में तो किसान आंदोलन को समर्थन देने की वजह से और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन टूटने के कारण कांग्रेस की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। लेकिन आपसी विवाद में उलझी कांग्रेस को जनता ने ठेंगा दिखा दिया और आम आदमी पार्टी को मौका देकर इतिहास रच दिया। आपको पंजाब की कुल 117 सीटों में से 92 सीट पर प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस 18 सीटों के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, निर्दलीय को 1 सीट, अकाली दल को केवल 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। भगवंत मान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। मैं आज किसी दी निंदा चुगली नहीं करनी। मैं तुहानू भी 1-2 गल्लां कहणियां ने। हंकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असी जित गए, हो गया, वो हो गया। कोई गल नहीं। जिन्होंने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईयां, आपां उन्हां दे भी मुख मंत्री हां, आपां उन्हां दी भी सरकार है। कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सो कदे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी
ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत ने कांग्रेस के पराभव की बुनियाद रख दी। आप अब कांग्रेस की जगह लेती नजर आना शुरू हो रही है। शर्मनाक हार के बावजूद कांग्रेस सुधरती नजर नहीं आई। उत्तराखंड में इतने विवाद मचा कि सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बीजेपी दोबारा सत्ता में आने में कामयाब रही और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हरीश रावत खुद अपनी सीट तक बचा नहीं पाए। मैं तो कहता था कि जनता परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है, तो कहीं कहीं कोई ऐसी बात रही कि हम अनंतोगत्वा जो वातावरण था उसको जीत में नहीं बदल पाए। उन कमियों पर हम राज्य स्तर पर भी विचार करेंगे और चूंकि मैं अभियान समिति का चेयरमैन था, उस नाते उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है और मैंने कार्य समिति में भी सभी सदस्यों से, लीडरशिप से क्षमा मांगी। मैंने कहा जो है हम आपकी एस्पिरेशन के अनुसार, आपकी भावना के अनुरूप रिजल्ट नहीं दे सके और मैं उससे पहले उत्तराखंड की जनता से भी माफी मांग चुका हूं, क्योंकि मेरा मानना है उत्तराखंड की जनता हमको उपकृत करना चाहती थी। कहीं कोई चूक रह गई हमसे जिससे हम उस भावना को अपनी जीत में नहीं बदल पाए, तो उसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता से भी माफी मांग चुका हूँ। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। इसे योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर माना जा रहा है। यूपी में बीजेपी की जीत ने पार्टी को पूरे जोश से होली मनाने का मौका दिया। बीजेपी की जीत को हिंदुत्व के एजेंडे की जीत बताया गया। योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा शैली को बीजेपी शासित दूसरे राज्य भी अपनाने लगे। आरोपियों के घर, दफ्तर नियमों के उल्लंघन के नाम पर बुलडोजर से गिराए जाने लगे। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात में प्रचंड बहुमत का साथ अपनी सत्ता बरकरार रखी। ये अलग बात है कि हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को गुजरात के बाहर सिर्फ बिहार और यूपी के रामपुर में एक ही सीट पर कामयाबी मिली। तो हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की वापसी ने पार्टी की इज्जत बचा ली। यहाँ भी ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के बीच मझधार में अपना प्रचार छोड़ देने का फायदा कांग्रेस को मिला, जबकि गुजरात में तो कांग्रेस की हार में आम आदमी पार्टी का बड़ा योगदान है। गुजरात में तो बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस का 1960 का रिकॉर्ड तोड़कर लगातार 7वीं बार सरकार बनाई। पिछली 27 साल में गुजरात में शासन कर रही बीजेपी पर सत्ता विरोधी लहर का कोई असर नहीं नजर आया। इस बार बीजेपी को गुजरात में 52% वोट मिले और भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में बहुमत की सरकार बनाई गई। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ईश्वर में सौगंध लऊं छू के ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू के कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु अने भारतना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश अखंडतानु समर्थन करीश अने हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीकेना गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यो श्रद्धा पूर्वक अने अंतःकरण पूर्वक बजावीश श्रद्धा पूर्वक अने अंतःकरण पूर्वक बजावीश। वहीं 41% वोट पाने वाली कांग्रेस को 27% वोट शेयर पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली। इतना बुरा प्रदर्शन कांग्रेस ने कभी नहीं किया, जबकि 1990 में कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी।
गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो हमारी कांग्रेस पक्ष की अपेक्षा मुजब नहीं आए। गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मैंडेट दिया है। सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अभिनंदन दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट CR पाटिल, CM भूपेंद्र भाई पटेल और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और पूरी लीडरशिप को मैं अभिनंदन देता हूं। कांग्रेस के लिए दर्दनाक बात ये हुई कि पंजाब के बाद गुजरात में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की शिकस्त की वजह बनी। गुजरात में 5 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन आम आदमी पार्टी का संकट तब बढ़ा जब दिल्ली में आबकारी नीति के लिए केंद्रीय एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। लेकिन हैरत इस बात की है कि मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट से हटा दिया गया। इसे आपने अपनी ईमानदारी की जीत बताई। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं, लेकिन आपके खाते में बड़ी राजनीतिक सफलताएं हैं। वहीं कांग्रेस अपनी जड़ों की तलाश में निकली। इस बार राहुल गांधी गुजरात में प्रचार पर ध्यान देने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे और बमुश्किल 1 या 2 रैलियां की। ऐसा लगा कि कांग्रेस के लिए ये हार अप्रत्याशित नहीं थी और वो अगले आम चुनाव से पहले अपने खिलाफ चल रहे विमर्श के जवाब देने के लिए तैयारियों में जुटी हुई थी। गांधी परिवार पार्टी के ही छत्रपों और अपनी चापलूस मंडली की ही आलोचना का निशाना बन रहा था। वंशवाद के आरोप से जख्मी कांग्रेस अपने दामन के दाग धोने के लिए पार्टी में चुनाव कराने में जुटी रही और काफी हद तक ये संदेश देने में कामयाब भी रही कि कांग्रेस में गांधी परिवार के दबाव में बगैर पारदर्शी चुनाव हुए। बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर चुनाव में खड़े हुए और खड़गे भारी मतों से निर्वाचित हुए। कांग्रेस ने दलित और 50 वर्ष से ज्यादा संसदीय जीवन जीने वाले दक्षिण भारतीय नेता खड़गे को अध्यक्ष चुना। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। इसी के साथ राहुल गांधी की पॉलिटिकल ब्रांडिंग के लिए शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 7 राज्यों को पार करते हुए दिल्ली पहुंच गई। करीब 3200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल को आम लोगों से जुड़ने और अपने मानवीय पहलू को सामने लाने का खूब मौका मिला और इसी के जरिए कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की सियासत को लेकर बीजेपी और संघ के खिलाफ जबरदस्त मुहिम भी चलाई। दिल्ली आकर राहुल ने ऐलानिया तौर पर मोदी सरकार को अंबानी अडानी की सरकार बता दिया। 24 घंटा अंबानी जी और अडानी जी की बात रखते हो, जनता की भी रख दो 2 मिनट। तो कहा 3 दिन चलेगी यात्रा, 3 दिन नहीं, ठहर जाओ, 3 दिन चलेगी। फिर हम केरला आए, सुनो 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 सुनो, फिर हम केरला आए। केरला में कहते हैं केरला में कांग्रेस मजबूत है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां पे यात्रा फ्लॉप होगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। कर्नाटक में आए, कर्नाटक में केरला से ज्यादा बड़ा तूफान। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कर्नाटका में चल गई, तेलंगाना में मुश्किल आएगी। तेलंगाना में फिर से वैसा ही तूफान। फिर कहते हैं हाँ ठीक है, साउथ में चल गई, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। पता लगा कि तूफान छोड़ो, वहां पे महाराष्ट्र में सुनामी आ गई।
फिर कहते हैं ठीक है भैया हिंदी बेल्ट में तो फेल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आए वो महाराष्ट्र से बड़ी सुनामी चल गई, राजस्थान में उससे भी जबरदस्त, और हरियाणा में तो कोई जवाब ही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के कांग्रेस मुक्त अभियान से बचने के लिए कांग्रेस संघर्ष करती दिखाई दी, तो इसी बीच उसे बिहार में थोड़ी राहत मिलती नजर आई जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाने का ऐलान किया। नीतीश को बात बात पर निशाना बनाने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो नीतीश चीफ मिनिस्टर। सत्ता में भागीदारी से दोनों के रिश्तों में आई मिठास देखने लायक है। नीतीश अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के लिए तैयार हैं। उनसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आकर मिले तो राहुल गांधी, HD कुमार स्वामी, अरविंद केजरीवाल समेत और भी कई पार्टियों के नेता से नीतीश ने दिल्ली आकर मंत्रणा की और समर्थन पाने की गुंजाइश तलाशी। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। लेकिन अहम बात यह है कि जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर नीतीश ने 2024 के आम चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। इस मांग को लेकर नीतीश पहले भी बिहार के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार के ना मानने पर नीतीश ने राज्य में जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी, उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है इसी के आधार पर जाति जनगणना के जरिए नीतीश आम चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांग को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया, तो दूसरे राज्यों में पिछड़ा वर्ग के नेता अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए नीतीश के समर्थन में आ गए। दरअसल ये साल राजनीतिक दुर्भिसंधियों का साल रहा। नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने अनुशासन और निष्ठा के लिए मशहूर शिवसेना को ही तोड़ दिया। ऑपरेशन लोटस एक ऐसी राजनीतिक विधा है जिसके जरिए चुनाव हारने के बावजूद किसी भी राज्य में सरकार बनाना आसान माना जाता है। एकनाथ शिंदे गुट को असम के गुवाहाटी ले जाकर उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर अपाहिज बना दिया, जबकि शिंदे कभी ठाकरे परिवार के दाहिने हाथ माने जाते थे। उद्धव ठाकरे गद्दी से उतार दिए गए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। माननीय उद्धव जी ठाकरे का जो बयान आया, अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का हमको एक झटका इस बयान से लगा, क्योंकि लोगों ने बीजेपी और शिवसेना को अलग वोट नहीं दिया था, लोगों ने अलायंस को वोट दिया था। जहां 2022 की सियासत उठापटक के लिए जानी जाएगी, तो देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के चयन के लिए भी पहचाना जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश में आदिवासी, दलित, वंचित समाज के हौसले को पंख लग गए और इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के इस बड़े लक्ष्य को पाने में अहम भूमिका निभाई।
अंशुमान त्रिपाठी, APN। 2022 देश की राजनीति में अहम बदलाव के लिए जाना जाएगा। यूं कहा जाए कि इस साल ने आने वाले वक्त में देश की सियासी तस्वीर की एक झलक दे दी है तो गलत न होगा। मुर्दा पड़ी कांग्रेस में एक बार फिर उठ खड़े होने की जिजीविषा दिखाई दे रही है तो समाजवादी राजनीति भी 2024 को देखते हुए करवटें लेने लगी है। वहीं हिंदुत्व के विचार पर सवाल, बीजेपी फिर अगले 5 वर्ष तक सत्ता में रहने के लिए चुनावी तैयारी में जुट गई है। यानी ये कहा जाए कि तो ज़्यादा न होगा कि 2022 ने भावी राजनीति की दिशा तय कर दी है। उधर राजनीति की समीक्षा की बात जब हो रही है तो राजकाज की बात करना जरूरी है। कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई जन कल्याण योजनाएं जारी रहीं तो कई प्रशासनिक चूक के लिए केंद्र सरकार की आलोचना होती रही। केंद्र राज्य संबंध हमेशा की तरह खट्टे मीठे रहे। अगर राज्यों में दखल की बात करें तो राज्यपालों के दखल पर सवाल उठते रहे। कानून व्यवस्था लागू करने के तरीकों को लेकर खासा विवाद रहा। केंद्र सरकार किस तरह से राज्य सरकारों के अधिकारों में अपना दखल रखने लगी, ये अपने आप में एक तरह से सवाल या निशान लगाता रहा। कई नीतिगत फैसले भी सवालों के घेरे में खड़े रहे। तो नुपुर शर्मा की बयानबाजी, हिजाब को लेकर राजनीति, समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम और अग्निवीर योजना जैसी नीतियों और योजनाओं पर खासा विवाद होता दिखा। नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो देश में अच्छे दिनों की उम्मीद बंध गई थी। तो इसी उम्मीद के भरोसे देश ने नरेंद्र मोदी को दूसरी बार भी 2019 में प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन दूसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठने शुरू हो गए। इनमें केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये सवाल उठाती रही। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के कई नेता केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर रहे। खास बात ये रही कि पहले सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगता था, लेकिन अब ईडी को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में इन एजेंसियों पर ज्यादा सक्रियता के आरोप लगते रहे। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों पर भी ईडी के छापे मारे गए। कांग्रेस ने खुलकर मोदी सरकार पर इन एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग की बात खुलकर कही। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, इस साल विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए भी केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोप लगे। महाराष्ट्र में तो शिवसेना के 2 फाड़ होने को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इस साल उद्धव शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। राउत को 101 दिन के बाद जमानत मिल गई थी। रिहा होने के बाद संजय राउत का हौसला काफी टूटा हुआ नजर आया। देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल विनेगा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा।
इससे पहले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी अलग अलग मामले में जेल पहुंचाए गए थे। सरकार को गिराने की कोशिश झारखंड में भी हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कांग्रेस के विधायक के साथ बड़ी मात्रा में धनराशि बरामद की थी और बताया था कि इसका इस्तेमाल कांग्रेस विधायकों को खरीदकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने में किया जाना था। हेमंत सोरेन के सिर अब भी विधायकी रद्द होने की तलवार लटकी हुई है। और संवैधानिक संस्थाओं का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी कल परसों ही आप ही लोगों के चैनलों में किसी चैनल के माध्यम से मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कोई एक स्टोरी देख रहा था कि शाहरुख खान के बेटे को किस तरीके से इतने महीनों के बाद क्लीन चिट मिली। मैं कमोवेश उसी कड़ी को इस ईडी की कार्रवाई के साथ देख रहा हूं। वहीं राज्यपालों की भूमिका को लेकर हमेशा गैर बीजेपी सरकारों ने सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और पंजाब में राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि राजभवन केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के राजनीतिक एजेंट के रूप में काम करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ कई बार टकराव हो चुका है। साल 2022 भी इस विवाद से अछूता नहीं रहा। विवाद तब शुरू हुआ जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे। इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने राज्यपाल को कुलपति पद से हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया। तेलंगाना की राज्यपाल ने टीआरएस शासित तेलंगाना में अलोकतांत्रिक स्थिति का दावा किया। राज्यपाल तिमिली साई सुंदर राजन ने संदेह जताया कि तेलंगाना में उनका फोन टैप किया जा रहा है। तो 2022 में पंजाब की भगवंत मान सरकार और राज्यपाल बीएल पुरोहित कई मामलों पर टकराते रहे, लेकिन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने को सवाल खड़े हुए। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ताबड़तोड़ देश भर में छापे मारकर पीएफआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस तरह सिद्दीकी कप्पन समेत कई पत्रकारों पर ईडी ने कार्रवाई की। 12 दिसंबर 2020 से सिद्दीकी कप्पन को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिल गई। वहीं हिजाब को लेकर भी देश में खासा बवाल मचा। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद कई राज्यों में तनाव का मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बटा हुआ फैसला दिया। कांग्रेस ने भी इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया था। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग की अनुमति। बहुत सारी महिला पुलिस कर्मियों से मैं इत्तेफाक से मिली हूँ। कई लोगों ने मुझे हिरासत में लिया। उस समय बातचीत करने का मौका मिला और पता चला कि किसी का घर नोएडा में है, पोस्टिंग सीतापुर में है। माँ अकेली नोएडा में है और उनको सीतापुर आना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए। और मेरी बहनें हैं, उनकी मदद के लिए हमने सोचा कि अच्छा रहेगा कि उनके घर के ही एरिया में उनकी पोस्टिंग हो। पूर्व सैनिक। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया। हाल ही में हुए गुजरात चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। समान नागरिक संहिता बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम मुद्दा है। इसके तहत अल्पसंख्यकों और आदिवासियों समेत सभी पर तलाक, विवाह, संपत्ति के अधिकार और विरासत संबंधी एक समान नागरिक कानूनों का पालन करना होगा, जबकि आदिवासियों समेत कई अल्पसंख्यकों के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई बीजेपी शासित राज्यों ने समान नागरिक संहिता पर विचार के लिए आयोग भी बना दिए हैं।
इन सभी मुद्दों से सामाजिक समरसता पर असर पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस साल को बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मोहम्मद पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर याद रखा जाएगा। इस बयान के बाद देश भर में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों ने जमकर बवाल मचाया। नुपुर शर्मा को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। नुपुर शर्मा के बयान पर मुस्लिम देशों ने नाराजगी जताई। इसके बाद बीजेपी ने नुपुर को प्रवक्ता पद से हटा दिया। इसी के साथ मुस्लिम कट्टरपंथियों की मजहब के आधार पर की गई हिंसा की भी कई घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बहुत तेजी से बढ़ा और ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले दलों को इसका फायदा मिला। तो बीजेपी ने धर्म परिवर्तन को भी बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी ने 2022 में अपने शासन वाले कई राज्यों में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम बनाया, तो कई राज्यों ने इस कानून को और सख्त बना दिया। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक रूपांतरणों को रोकना है। हरियाणा सरकार ने 2022 में नया कानून लागू कर दिया। राज्य में इस धर्मांतरण विरोधी कानून के लागू होने के बाद अब कोई भी सिर्फ शादी के लिए अपना धर्म नहीं बदल सकेगा। वहीं अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे 10 साल तक की सजा भी की जा सकती है। कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल समेत बीजेपी शासित राज्यों में ये कानून लागू कर दिया गया। वहीं बीजेपी की घर वापसी की मुहिम भी साथ ही चलती रही। बहरहाल सबका साथ, प्रधानमंत्री मोदी की सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के उलट समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण को लेकर विपक्ष मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लेता रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले साल में कौमी भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना बढ़ेगी और सभी लोग राजी खुशी रहने लगेंगे। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करने का मौका देने के लिए ये साल याद किया जाएगा। तो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज की योजना को अगले साल भी जारी रखने के लिए भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारी योजनाएं और नीतियां ऐसी भी रहीं जिनके अमल में पीएम मोदी की न्यायप्रियता, सदाशयता और दूरदृष्टि की झलक नहीं दिखाई दी। नहीं पीएम मोदी की सबको साथ लेकर चलने, सबका विश्वास अर्जित करने की नीति को शिद्दत से लागू करने में प्रशासन सफल रहा। राज्यपालों ने भी अनावश्यक तौर पर राजनीतिक विवाद खड़े करके सत्ता पक्ष की साख पर पट्टा लगाया। अग्निवीर योजना भले ही सरकार की मजबूरी हो, लेकिन बेरोजगारी की मार उससे भी बड़ी है। तो केंद्रीय एजेंसियों की अतिरिक्त सक्रियता ने देश में विपक्षी दलों में असुरक्षा का भाव भरा और केंद्रीय एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। पर अगर एक साल भारतीय समाज का लेखा जोखा देखा जाए तो ये कहना न होगा कि समाज का एक तबका हमेशा सुरक्षित महसूस करता रहा, तो एक वर्ग सत्ता मद में चूर होकर निरंकुश नजर आया। क्रिसमस के मौके पर पहले की तरह कई जगह सांप्रदायिक विवाद खड़े किए जा रहे हैं। दलित और अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव और अत्याचार रुकने के बजाय बढ़ते दिखे। आंकड़ों की यदि हम बात करें तो बहुसंख्यकवादी राजनीति का हिस्सा मानते हुए आलोचना भी यही इसकी हुई। और अगर विकास के मानकों पर इसे परखा जाए तो मानव विकास से लेकर भुखमरी तक कई कसौटियों में हमारी शर्मनाक स्थिति बनी रही। शिक्षा के क्षेत्र में भी महंगी फीस, पर्चे लीक और लंबित नतीजे एक कड़वी सच्चाई बनकर हमारे सामने रहे। रोजगार के क्षेत्र में भी मुश्किल से निकलती भर्तियां, उनमें भ्रष्टाचार, भर्ती के लिए 2-2 स्तर की परीक्षाएं, यहाँ भी पर्चा लीक और फिर 2-2 साल तक नतीजों का इंतजार, फिर चयन होने के बाद सालों तक भर्ती का इंतजार। इन सब के बीच महंगाई से जूझते परिवार डालते हैं पिछले एक साल की सामाजिक परिस्थितियों और घटनाओं पर एक नजर। देश के विकास को औद्योगिक विकास के साथ देशवासियों के विकास से जोड़ना ही लोकतंत्र का लक्ष्य है। सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें संसाधनों का समान वितरण हो,
साथ ही हर व्यक्ति को समता, समानता, न्याय के साथ आजीविका का अधिकार उपलब्ध कराना राज्य व्यवस्था का दायित्व है। धीरे धीरे राज्य व्यवस्था देश के कमजोर तबके के विकास से हाथ धोती जा रही है और उन्हें बाजार व्यवस्था के हवाले करती जा रही है। सरकारी नौकरियां कम की जा रही हैं, तो सार्वजनिक उपक्रम बंद किए जा रहे हैं या फिर निजी क्षेत्र को सौंपे जा रहे हैं। लॉकडाउन के झटके के बाद बेरोजगारी दर लगातार 6 से 8% के बीच बनी हुई है। नवंबर में बेरोजगारी दर अब तक की अधिकतम 8% पर पहुंच गई। इसके पहले अक्टूबर में भी ये अधिकतम के काफी करीब यानी 7.8% पर पहुंच गई थी। दिसंबर 2022 के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बेरोजगारी दर अधिकतम सीमा को भी पार कर जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि जहां ग्रामीण बेरोजगारी दर अधिक है, वहीं ग्रामीण रोजगार दर भी अधिक है। ग्रामीण रोजगार दर का मतलब ये है कि ग्रामीण भारत पहले की तुलना में अधिक रोजगार पैदा कर रहा है, फिर भी पर्याप्त रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं है। नए आंकड़े बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा बढ़ रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में बढ़ती बेरोजगारी को मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दिसंबर के पहले 3 सप्ताह के दौरान बेरोजगारी दर 8.4% रही, जबकि शहरी इलाकों में इसी अवधि के दौरान 10% की बेरोजगारी दर देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों के पास सेना में भर्ती और एक सम्मानजनक जीवन जीने की आस बनी रहती थी। युवा महीनों सालों अपने सिलेक्शन के लिए तैयारियां करते थे, लेकिन केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना ने युवाओं की इस आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की 4 साल के लिए भर्ती योजना को लेकर देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। युवाओं का आक्रोश दबाने के लिए कई जगह पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा, तो सेना के 3 अंगों के प्रमुखों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवानी पड़ गई। Agnivir, we reckon, will join our regimental centers by December and will be available for deployment in our operational and non-operational units by the middle of next year. As far as the youth is concerned, I feel they haven't fully understood the contents and the implications of the scheme, and that is why there are some apprehensions in their mind. But once they have fully understood the contents of the scheme, I'm sure that they will realize it is not only for their good, but also for the good of the nation and good of the Indian Army. In the last couple of days, a number of initiatives have been announced by the state governments, different ministries, certain corporate houses and other agencies. I think all this will only allay their fears and further help them gain confidence in the scheme. वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती फीस का बोझ उठाना छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के सरकारी संस्थानों की फीस भी छात्रों के लिए भारी पड़ रही है। वहीं प्राइवेट संस्थानों में मैनेजमेंट कोटा के नाम पर निजी क्षेत्र को लूट की छूट मिलती जा रही है। यहाँ तक कि अब स्कूली शिक्षा भी मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर होती जा रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। एक मामले में जस्टिस BR गवई और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि देश में एजुकेशन सिस्टम एक इंडस्ट्री बन चुका है, जिन्हें बड़े बिजनेस घराने चला रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स को यूक्रेन जैसे दूर दराज के देशों तक जाना पड़ रहा है। अगर विकास के सूचकांक पर नजर डाली जाए तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखाई देती है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन कौशल प्रशिक्षण के अभाव में मानव संसाधन के नजरिए से बहुत पीछे है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के आंकड़ों के मुताबिक मानव संसाधन विकास में भारत दुनिया में 132वें नंबर पर है, तो भुखमरी के मामले में यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें पायदान पर है। भ्रष्टाचार के मामले में 85वें स्थान पर, खाद्य सुरक्षा में 71वें स्थान पर। भारत के लिए ये शर्मनाक स्थिति है कि विश्व शक्ति बनने की होड़ में होने का दावा करने वाले भारत की स्थिति भुखमरी के मामले में अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों के मुकाबले भी नीचे है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दावा करते हैं कि वो गरीबी जीकर आए हैं और एक गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है। हैरानी ये है
कि अपने देश में गरीबों के नाम पर वोट लेकर राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होते हैं और गरीबों का नाम लेकर कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाते हैं। वहीं लोकतंत्र की माला जपने वाले राजनीतिज्ञों का देश डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46वें नंबर पर है, तो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत 150वें नंबर पर है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यही हाल है। आयुष्मान योजना के बावजूद स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में भारत 66वें नंबर पर है। चिकित्सा से लेकर दवाइयां तक आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ऊपर से एक बार फिर कोरोना के कहर का अंदेशा मंडराने लगा है। देश में बढ़ती महंगाई, घटते रोजगार की सूरत में महामारी को लेकर पूरा देश एक बार फिर सहम गया है। और सबसे तकलीफ की बात यह है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136वें स्थान पर है। आशा यही की जा सकती है कि तमाम कमियों के बावजूद सरकार और सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व कम से कम लोगों के मन में घृणा भरने की बजाय खुशियां भरने की कोशिश करेंगे। सच कहें तो अतीत का अहंकार तार्किक विकास की सोच की राह में रोड़ा बनकर दिख रहा है। भूख, बीमारी, गरीबी, लाचारी इस कदर बढ़ी हुई है कि धर्म मजहब सस्ती हो गई हैं, रोटी महंगी होती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि 2022 से सबक सीखकर 2023 को संवार लिया जाए, क्योंकि समाज तभी स्वस्थ हो पाएगा जब उसमें उदारवादी नजरिए का विकास हो। अपराध को धर्म मजहब से जोड़कर देखना बंद करना होगा। असल मुद्दों पर राजनीतिक वर्ग को घेरना होगा। भावनात्मक मुद्दों पर उत्तेजित होने से बचना होगा। साथ ही इसकी सियासत को समझना भी होगा। और शायद यही सबसे बड़ी सीख 2022 ने हमें दी है। लेकिन आर्थिक मोर्चे की यदि हम बात करें तो आर्थिक मोर्चे पर देश का लेखा जोखा 2022 में बहुत अच्छा नहीं रहा। आसमान छूती महंगाई और पाताल छूता रुपया, इस पर लगातार बढ़ती बेरोजगारी का तड़का 2022 की यही सच्चाई है। हालांकि विश्व बैंक बता रहा है कि दुनिया भर में आर्थिक गिरावट को देखते हुए भारत की आर्थिक दशा ठीक ठाक है, लेकिन जीडीपी पर आधारित विकास के साथ दूसरे पैमानों पर भी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है। ऐसे में सामाजिक आर्थिक विषमता और संसाधनों के समान वितरण के लिहाज से भी अर्थव्यवस्था को विकास की कसौटी पर कसना जरूरी है। इसी कसौटी पर एक खास रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर विश्व बैंक के आंकलन से काफी राहत मिली है। विश्व बैंक ने हाल ही की एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत वैश्विक उथल पुथल को नेगेटिव करने के लिए बेहतर स्थिति में है। ये देखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बावजूद लचीलापन प्रदर्शित किया है। विश्व बैंक ने 5 दिसंबर को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अन्य उभरते बाजारों की तुलना में वैश्विक स्लिप ओवर से अपेक्षाकृत अलग है। वहीं IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 0.6% घटाकर 6.8% कर दिया है। जुलाई में 7.4% व जनवरी में 8.2% रहने का अनुमान जताया था। सरकार का मानना है कि इस कटौती के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की रफ्तार अन्य देशों के मुकाबले सबसे तेज रहेगी। वहीं केंद्र सरकार महंगाई के मोर्चे पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि महंगाई दर नीचे लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। We had to get into negative terrain as a result of the way in which globally all economies were thrown, hither thither, and the lockdown and so on. So, despite that, I can only say that we are somewhere very close to doubling it. We still have 1.5 years to go for completing the 10 years, but that is something which I want to draw your attention to. So, equally, it was pointed out by the Honorable former Finance Minister that major world economies are facing recession, and India's exports and growth will fall in the coming quarters. Is the government seized of the fact? Is a question which the Honorable Member raised. I would like to just highlight
that global economies, many of them, large developed economies as well, are facing recession. Because I think the way in which they handled the COVID, as different from the way in which we have handled COVID in India. महंगाई ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन निर्मला सीतारमण खुदरा महंगाई में आई कमी का सहरा अपनी सरकार के सर बांध रही है। जबकि सच्चाई ये है कि खुदरा महंगाई में इसलिए भी कुछ कमी दर्ज हुई है क्योंकि नवंबर दिसंबर के महीने में नई फसल तैयार हो जाती है, साग सब्जियों की पैदावार बढ़ जाती है, इसीलिए खाने पीने की चीजें कुछ सस्ती हो जाती है। इसका दूसरा पहलू ये है कि थोक महंगाई का रुख लगातार ऊपर की तरफ बना हुआ है। औद्योगिक उत्पादन घट रहा है। उत्पादन घटने का अर्थ है महंगाई का बढ़ना। इसीलिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के स्तर पर देखें तो महंगाई काफी बड़ी हुई दर्ज होती है। फिर निर्यात लगातार घट और आयात बढ़ रहा है, यानी घरेलू बाजार सिमटता गया। ऐसे में केवल मौसमी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ने के कारण कीमतें घटने के आसार पर आया महंगाई का आंकड़ा संतोषजनक नहीं माना जा सकता। महंगाई पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दिसंबर में एक बार फिर बढ़ाया था। अब रेपो रेट 5.90 से बढ़कर 6.25 हो गया। आरबीआई के इस कदम से आम आदमी को जोर का झटका लगा है। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन समेत सभी लोन महंगे हो जाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। The global economy is still marred by profound shocks and unprecedented uncertainty. Mixed signals are emanating from geopolitical situation and financial market volatility. In the beginning of this year, that is 2022, just as COVID pandemic was receding, the war in Ukraine overwhelmed the world in a black swan moment and fundamentally altered the global economic outlook. Surges in food and energy prices and shortages in key staples have severely affected the poorer sections across the world. Though international food, energy and other commodity prices have moderately in recent times, inflation remains high and broad-based, and this is something which we see world over. The IMF has projected that more than 1/3 of the global economy will contract this year or next year. इस वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक ने 5वीं बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, फिर भी महंगाई पर सरकार काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल उत्पादन में भी 24% गिरावट आई है, जिसका असर रोजगार पर भी पड़ा है। वहीं सरकार की बात की जाए तो नए अनुमानों के अनुसार भारत में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। ये महामारी के पहले वर्ष यानी 2020 के दौरान पहुंची उच्च बेरोजगारी से कुछ ही कम है, जब देश ने कई किस्म के लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को बंद होते देखा था। जबकि पीएम मोदी ने जून 2022 में वादा किया था कि अगले 18 महीने में 10 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। ऐसे में सबको उन अच्छे दिनों का इंतजार अब भी है। वहीं सरकार इस बात पर गाल बजा रही है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के 5वें पायदान पर पहुंचने की ये घटना दूसरी बार हुई है। इससे पहले 2019 में हुई थी। अब गौर करने वाली बात ये है कि भारत ने ब्रिटेन को 2021 की अंतिम तिमाही में पीछे छोड़ा है। इसका साफ अर्थ है कि बीते वर्ष अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों के आधार पर भारत को जीडीपी के मामले में ब्रिटेन से आगे बताया गया है। इस तिमाही के बाद अब 9 महीने बीत चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ विस्तार अब संकुचन की स्थिति में हो। आसान शब्दों में समझा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से सिकुड़ चुकी है। जहां से इसकी शुरुआत होती है उससे भी गहरी खाई में गिर चुकी है, यानी नकारात्मक स्थिति में पहुंच चुकी है। सच्चाई ये भी है कि कितनी भी आर्थिक प्रगति क्यों न हो, लेकिन जब तक लाभ समाज के हर तबके के लोगों के पास न पहुंचे तो वो बेमानी है। देश में सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र देता है, जबकि कृषि क्षेत्र की स्थिति भी हमेशा की तरह उदास करने वाली ही है। इसी तिमाही में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और कृषि क्षेत्र का ग्रॉस वैल्यू एडिशन करंट और कांस्टेंट प्राइस पर केवल 2.3% ही है। इसका साफ मतलब है कि किसानों के पास अपनी पैदावार की असल कीमत नहीं पहुंच पाई है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई से मिलने वाला पैसा किसानों के जीवन का हिस्सा नहीं बना है। वहीं एक जटिल सवाल पैदा हो गया है कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था उभरेगी कैसे।
उबरने का सही तरीका है कि खूब निवेश हो, खूब मांग हो, खर्च हो और उत्पादनकर्ता को मुनाफा दिखे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों को अपनी नौकरियां जाने का डर है। खर्चे पहले से भी कम किए जा रहे हैं, पैसे नहीं हैं तो निवेश भी नहीं हो रहा है और इस तरह की स्थिति में उत्पादक को अपना मुनाफा भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए सब कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। कहते हैं अंत भला सो सब भला। रोजगार, महंगाई, मुद्रास्फीति, चीन से बढ़ता आयात, निवेश में गिरावट के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था से काफी उम्मीद जताई है। वैश्विक मंदी के हालात में दूसरे देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आ रही गिरावट के बावजूद इनकी कीमतों में कोई कमी भारत में नहीं आई, जिससे पड़ रही महंगाई की मार का दर्द बेरोजगारी ने और बढ़ा दिया। दरअसल अर्थव्यवस्था के जनोन्मुखी विकास के कदम जब तक पूरी ईमानदारी से नहीं उठाए जाएंगे, देश के 80 करोड़ लोग PM मोदी की गरीब कल्याण योजना के 5 किलो अनाज के मोहताज बने रहेंगे। ऐसे में जनता की तकलीफ मिटाने वाले कदमों को रेवड़ी बताना उनकी लाचारी के साथ क्रूर मजाक बना रहेगा। उधर अदालत के फैसलों के नजरिए से ये साल काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जब सब तरफ नाउमीदी थी, उसी बीच में अदालत की दुनिया और खासकर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की रोशनी हमेशा टिमटिमाती रही। इस साल देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बड़े फैसले सुनाए। इनमें से कुछ फैसले ऐतिहासिक रहे तो कुछ फैसलों ने लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद को खत्म किया। इस दौरान EWS आरक्षण, 1 रैंक 1 पेंशन, गर्भपात का अधिकार, अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई, बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई जैसे फैसलों ने छाप छोड़ी। इस साल 2 प्रधान न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण भी एक चर्चा का विषय बना रहा। जस्टिस ललित के बाद अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कमान संभाली और न्यायपालिका को नई दिशा देना शुरू किया। वहीं 3 महिला जजों ने शपथ ली है। ये साल इसलिए भी अहम रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसे फैसले दिए जिसमें महिला हकों को बल मिला। इस साल अगर संविधान बेंचों का गठन हुआ तो रजिस्ट्री के कामकाज को सुचारू करने पर भी पहल की गई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बतौर CJI न्याय की पहुंच को बढ़ाने में अहम पहल की और जमानत राज में ढिलाई का संदेश निचली अदालतों तक पहुंचाया। अदालतों के डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण पर भी काम किया गया। पेश है इस साल की अदालती गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। साल 2022 की तमाम उठापटक के बीच देश की अदालतों ने कई बार अपने प्रगतिशील फैसलों से नई दिशा दी। सरकार और प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है तो वहीं महिलाओं और LGBTQ समुदाय के लोगों को एक नई आशावादी बेहतर कल की उम्मीद भी दी है। एक नजर ऐसे ही फैसलों पर जिन्होंने न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है। सबसे पहले महिलाओं के पक्ष में फैसलों पर नजर। इस साल की शुरुआत में 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि बिना वसीयत किए मरे हिंदू पुरुष की बेटियां पिता द्वारा स्व अर्जित और बंटवारे में हासिल दूसरी प्रॉपर्टी को विरासत में पाने की हकदार होंगी और उसे परिवार के दूसरे हिस्सेदार सदस्यों पर वरीयता मिलेगी। मार्च में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सेक्शन 375 के तहत बलात्कार की सजा में पतियों को छूट समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हाई कोर्ट के मुताबिक शादी क्रूरता का लाइसेंस नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश से लाखों सेक्स वर्कर्स की जिंदगी बदलने की उम्मीद जागी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सेक्स वर्क यानी कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स कानून के अनुसार सम्मान और समान सुरक्षा की हकदार हैं। इस साल जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे मायके और ससुराल दोनों जगह रहने का अधिकार है। केरल हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को लेकर एक नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 2 बालिग लोग अपनी मर्जी से साथ रहना चाहें तो रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन से जन्मे बच्चे को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा
कि लंबे समय तक बगैर शादी के साथ रहे जोड़े से पैदा अवैध संतान को भी परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिला को गर्भपात की इजाजत दी। इसके अलावा कोर्ट ने मैरिटल रेप की वजह से हुई गर्भावस्था को भी कानूनी गर्भपात के दायरे में रखा। यौन हिंसा जांच के लिए 2 फिंगर टेस्ट को पूरी तरह से बैन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में इसे अवैज्ञानिक मानते हुए मेडिकल की पढ़ाई से भी हटाने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि 2 फिंगर टेस्ट करने वालों को दोषी ठहराया जाएगा। कर्नाटक में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट से 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले दिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार द्वारा हिजाब बैन को सही ठहराया, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब पहनने पर लगाई गई पाबंदी को गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेगी। इस साल अदालत ने कहा कि जमानत आवेदनों पर जल्द से जल्द फैसला किया जाना चाहिए और नियत समय के बाद इसे टाला नहीं जाना चाहिए। इसी कड़ी में कईयों को बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाथरस कांड के बाद गिरफ्तार किए गए कथित पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जमानत दे दी। कप्पन पर हवाला से धन प्राप्त करने और इस धन को देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग करने का आरोप है। वे 2 साल से जेल में हैं। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को जेल से रिहा कर दिया गया। उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद अब उन्हें रिहा किया गया है। खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए ये राहत मिली है। इशरत जहां को भी बेल मिली, जिग्नेश मेवाड़ी को भी जमानत मिली, लेकिन अशोक मिश्रा को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक्टिविस्ट आनंद तेल तुंबड़े की जमानत के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि वो इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा आनंद तेल तुंबड़े को दी गई जमानत के मामले में किसी तरह का दखल नहीं देगी। हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को आनंद तेल तुंबड़े को जमानत दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA से संबंधित एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जहां आरोप है वहां जमानत देने पर अपवाद होना चाहिए। भीमा कोरेगांव साजिश मामले के आरोपियों में से एक 84 वर्षीय तेलुगु कवि डॉक्टर बरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य जांच वेब पोर्टल अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी पुलिस की FIR में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि मामले को एक जांच प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले में IPC की धारा 124A को फ्रीज कर दिया और कानून को एक समीक्षा के लिए बड़ी रेफर किया। राजद्रोह कानून के कारण इस धारा के तहत गिरफ्तार लोगों को बेल नहीं मिलती थी। इसके अलावा इस साल 2 न्यायाधीशों ने जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने। जस्टिस NV रमना के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस UU ललित भारत के नए प्रधानाधीश बने। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने संविधान गठन किया, रजिस्ट्री की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया और लंबित केसों को निपटाने के लिए दैनिक सुनवाई में तेजी लाई। 11 नवंबर को देश के चीफ जस्टिस DY ने शपथ ग्रहण की। अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने भी केसों की सुनवाई में तेजी लाई, कोर्ट के आधुनिकीकरण पर पहल की, जमानत में सुधार का रास्ता दिखाया और नागरिकों के बुनियादी हक और निजी स्वतंत्रता पर जोर दिया। वहीं न्यायपालिका और केंद्र के बीच तल्खियां भी बढ़ी। कोलेजियम पर सवाल सरकार ने उठाए तो न्यायपालिका ने इसका बचाव किया। जजों की नियुक्ति पर तकरार हुई, रिश्तों में तनाव बढ़ा। कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति ने लक्ष्मण रेखा की बात की तो न्यायपालिका ने सरकार के उसके दायरे में घुसपैठ की कोशिशों को धता बताते हुए हर आरोप पर केंद्र को खरी खरी सुना। ब्यूरो रिपोर्ट। फैसलों के अलावा इस साल ने कुछ अन्य कारणों के लिए भी सुर्खियां बटोरी। जस्टिस चंद्रचूड़ के कमान संभालते ही केंद्र सरकार के हमले न्यायपालिका पर बढ़ते चले गए और रिश्तों में तलखी साफ हुई। लक्ष्मण रेखा का दायरा एक बार फिर से न्यायपालिका को बताया गया। सरकार ने जजों की नियुक्ति पर सवाल उठाए तो कॉलेजियम सिस्टम पर भी आक्षेप किया।
सरकार ने न्यायपालिका की छुट्टियों से लेकर जमानत याचिकाओं की सुनवाई तक के मसलों पर विरोध जाहिर किया। वहीं न्यायपालिका ने बेहद मजबूती से कॉलेजियम सिस्टम का बचाव करते हुए केंद्र को कोर्ट रूम में खरी खरी सुनाई, यानी कि अब लक्ष्मण रेखा साफ रेखांकित हो चुकी है। साल 2023 में अगर दोनों पक्षों ने संयम नहीं बरता तो क्लेश गंभीर रूप भी ले सकता है। वहीं संवैधानिक बेंचों के फैसलों पर भी सभी की नजर है, जहां पर कई बेहद गंभीर मसलों पर सुनवाई होनी है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक का कमजोर पड़ना भी जमहूरियत के लिए, प्रजातंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं। लेकिन न्यायपालिका ने ऐसे में हमेशा अपनी अहम भूमिका निभाई है। आपातकाल के दौरान भी इंदिरा गांधी की निरंकुशता और न्यायपालिका ने ही अंकुश लगाया था। वहीं अपने लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। अपने वोट के सही इस्तेमाल से ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है और 2022 में कई बार हमने इस बात को स्थापित किया और साबित किया। उधर सत्ता के अहंकारी और जन विरोधी होने पर प्रतिरोध करना भी एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व है, ये समझाया है हमें 2022 ने। बहरहाल 2022 के अनुभव 2023 में भविष्य की बुनियाद साबित होंगे और उम्मीद है कि हमारा देश अगले साल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से कामयाबियों से भरा साल होगा और हमारा लोकतंत्र पहले से ज्यादा मजबूत होगा। गालिब का एक मशहूर शेर है कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला साल बेहद अच्छा रहे और हर तरीके से हमारे देश में हर तरफ से खुशियां बरसें और हम सभी को सुकून, चैन और एक स्वस्थ प्रजातंत्र मिले। इसी उम्मीद में आज बस इतना ही। नमस्कार।